नमस्कार। द मूक नायक पहली बार पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा है। अभी तक आपने द मूक नायक को पढ़ा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, उसकी खबरें सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन पहली बार आज जो है पॉडकास्ट के जरिए आप इसको सुन पाएंगे। तो आज हमारे साथ पहले पॉडकास्ट में हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे भंवर मेघवंशी जी का, जो राजस्थान से सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। ताराचंद वर्मा जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र आलोरिया भी हैं, जो एडवोकेसी के साथ साथ कांग्रेस में भी शामिल हैं। हमारे साथ द मूक नायक के को फाउंडर राजा भी शामिल हैं और आप सुन रहे हैं मीना कोटवाल को। पहला सवाल जो है मैं आपसे लूंगी भंवर जी कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, जो वहाँ पर अभी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी है, किसकी जानी है, किसकी बिगड़ेगी, और क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं? राजस्थान में नवंबर 25 को चुनाव होने वाले हैं और बहुत ही रोमांचक मुकाबला हम देख रहे हैं, जहां पर पेपर लीक से लगा के भ्रष्टाचार, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं के साथ यौनिक दुर्व्यवहार, इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा माहौल बना हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक दल कंपनियों को हायर करके मुद्दों को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो इससे इतर मामले आपको नजर आएंगे। आप आदिवासी अंचल में जाएंगे तो जो आदिवासी यूथ है वो इस समय पूरी तरीके से सारे राजनीतिक दलों को एक तरफ धकेलते हुए आदिवासी परिवार नाम के एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके हाथ में भील प्रदेश का झंडा है और जोहार का नारा लगा रहा है। छोटे छोटे गांवों में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे लोग आदिवासी परिवार के साथ है और आदिवासी परिवार जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल गया है और उसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी और 17 जगह पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहाँ के मुद्दे बिल्कुल आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार के मुद्दे हैं और उनके साथ जो ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, उनके जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं वो वहाँ प्रभावित करेंगे। यूथ दलित जो हैं वो दलित लोगों पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों से बहुत ज़्यादा उद्वेलित है, आंदोलित है और उससे लग रहा है कि संवैधानिक कानून होने के बावजूद सरकारें हम पर अन्याय अत्याचार रोक क्यों नहीं पा रही है। तो इस चुनाव में दलित यूथ जो है वो पूरी तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर सवाल उठा रहा है और वो बिल्कुल अपने तरीके से निर्णय करेगा। बड़े बड़े उनके सम्मेलन हो रहे हैं। मुस्लिम यूथ जो है, लिंचिंग और ये जो घटनाएं हो रही है, मुस्लिम्स के साथ जो विकास और बाकी चीज़ों में भेदभाव हो रहा है और जिस तरह का पोलराइजेशन बढ़ रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और उनको लग रहा है कि उनकी सिटीजनशिप पे सवाल है, उन पर रेड हो रहा है, उनके लोग जेलों में ठूसे जा रहे हैं और उनके साथ भारी अत्याचार हो रहा है। तो इस बार जो ओवैसी जी की पार्टी है MIM, उसके भी कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं और मुस्लिम्स जो लोग हैं उनके भीतर ये बड़ा प्रश्न रहने वाला है। किसान जो जाट समुदाय है उनका हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो प्रभावित करने वाली है और फिर कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो जो पंचकोणीय मुकाबला होने वाला है उसमें अभी से आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन जो भी फाइट है वो बहुत ही करीब की कड़ा संघर्ष है और बहुत मार्जिन से लोग नहीं जीतने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हंग असेंबली राजस्थान में आए। शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जो है कई सारी और भी पार्टीज आ गई हैं और बहुत एक्टिव जो है दिखाई दे रही है राजस्थान में। मैं ताराचंद जी आपके पास आऊँ कि आप एडवोकेट हैं। इस समय एट्रोसिटी के मामले बहुत आ रहे हैं और जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं, राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दलित एट्रोसिटी के मामले भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह के मामले जो आ रहे हैं लगातार, ये लोगों की जागरूकता दिखाता है कि वो अपने अगेंस्ट कुछ एट्रोसिटी होती है तो उसको फाइल कर रहे हैं, या फिर
ये जो मामले आ रहे हैं चुनाव की वजह से आ रहे हैं, या कांग्रेस की पार्टी है इस वजह से दूसरे लोग कर रहे हैं, तो क्या वजह आपको इसकी लग रही है? देखिए, जो हम अत्याचार की अगर बात करते हैं तो अत्याचार के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं जाति से आते हैं। क्या आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो एक पर्टिकुलर जाति का होने के नाते हो रहा है? तो ये देखें तो ये आज का नहीं है, बरसों से। और यूपी और राजस्थान के बीच में हमेशा एक होड़ सी रही है। कभी यूपी 2 कदम आगे जा रहा है तो कभी राजस्थान 2 कदम आगे जा रहा है। तो ये चीज़ें लगातार कंटिन्यू चलती आ रही है। पर ये देखा गया कि अभी जो है समुदाय में जागरूकता आई है और समुदाय ने हर छोटी से छोटी घटना को एक परंपरा, एक रूढ़िवादी के नाते स्वीकार नहीं किया, उसको एक अत्याचार, संविधान विरोधी उत्पीड़न को मानते हुए उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई और कानून की कहीं ना कहीं मदद ली है। अब ये थोड़ा एक ट्रेंड बदला है पहले में अब में। पहले हमने देखा कि जितनी भी एट्रोसिटी घटनाएं होती थी उन घटनाओं पे समुदाय के लोग एक रिकॉर्ड करते थे, एक एफआईआर दर्ज करवाते थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते थे। और पर अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जैसे कोई बड़ी इंसिडेंट होता है और दलित यूथ जो बरसों से दबाया गया है वो निकल के आ रहा है एट्रोसिटी घटनाओं को लेकर के, यूथ बिल्कुल सड़क पे आता है, उसका विरोध करता है। उसी के अगेंस्ट में जो पावर में जो लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो हमेशा एट्रोसिटी के साथ खड़े रहे हैं, वो दलित अत्याचारों के खिलाफ जो लोग साथी लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। चाहे देखिए जैसे राजस्थान का जो इंदर मेघवाल कांड हुआ, जिसमें दलित समुदाय के लोगों ने जैसे उस घटना का विरोध किया, सवर्ण समाज के नाम पे या फिर समूह जातियों के नाम पर एक विरोध, बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में हुआ। उसी के बाद अगर देखें हमारे जो साथ नर्सिंग स्टाफ जो था उसकी हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या की बात करें, जैसे उस जितेंद्र मेघवाल की हत्या के खिलाफ में हमारे युवाओं ने बाबा साहब के नाम पे या अम्बेडकर राइट्स के नाम पर दलित एट्रोसिटी के खिलाफ जैसे आवाज़ उठाई, उसी के अगेंस्ट में जो प्रभावशाली जाते हैं उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया। तो राजस्थान में एक नया ट्रेंड अभी शुरू हो गया है कि आप जैसे ही दलित अत्याचारों के खिलाफ बात करोगे तुरंत सामने वाला समुदाय आपके खिलाफ में बात करेगा। तो ये एक नया ट्रेंड हमारे राजस्थान में शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, समुदाय में 2 तरीके हैं। एक तो हमारी नाराज़गी है कांग्रेस के साथ में कि कांग्रेस को इतने सालों में जो करना चाहिए था हमारे समुदाय के लिए वो नहीं किया। उसी के साथ नफरत भी है बीजेपी के साथ में कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो संस्थागत चीज़ें हैं हमारी समुदाय के लिए जो चीज़ें बनी है उसको ख़त्म करने में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। और अगर एट्रोसिटी की बात करें तो एट्रोसिटी में जो शामिल होने वाले जो लोग हैं उनको अगर देखें, उनकी जो विचारों को देखते हैं वो किस तरफ से आते हैं, तो अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं एक समूह से आते हैं, एक समूह की तरफ से वो लोग आते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज हमारे राजस्थान में रहा है। शुक्रिया ताराचंद जी, आपने कांग्रेस की बात की और कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र आलोरिया जी हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह बताया कि कांग्रेस की कमी भी रही है और अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में अगर हम देखें, भंवर जी ने भी बताया कि कई और भी पार्टी आ गई है, सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई नहीं रह गई है राजस्थान में, और भी आ गई है, भीम आर्मी आ गई है या बसपा आ गई है या बाप जैसे बनी है, तो वो सब पार्टीज़ भी आ गई है। तो क्या ये जो पार्टीज़ अभी आई हैं, उभर रही हैं वहाँ पे राजस्थान में आ रही हैं चुनाव लड़ने, क्या ये कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचाएंगी? देखिए मीना जी, ऐसा है कि राजस्थान में कितनी भी पार्टियां आ जाए, राजस्थान में इस समय माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना काम किए हैं, जनहित के लिए काम किए हैं, इतनी योजनाएं लेके आए हैं। 25 लाख का बीमा है, 500 रुपये का सिलेंडर है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो आम व्यक्ति के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। और राजस्थान में ऐसा माहौल नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ हो। राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की सत्ता आएगी और हमारा सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी इसमें वो नहीं है। इसके बाद में अन्य जो पार्टियां आती है उससे हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर पर जाके अपने लोगों को ऐसे जैसे जगह पर लोगों को सर्वे करवाया है, जिसकी वजह से है ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा कि वो व्यक्ति आएगा जो जनता से जुड़ा हुआ होगा। और हर व्यक्ति के सुझाव लिया जा रहा है, मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, सभी के लिए उसमें जगह होगी। और जितने भी काम हो रहे हैं वो सब स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है, वो सोच समझ के बढ़िया तरीके से कर रही है, किसी तरह का कोई कमी नहीं रहने दे रही है। और जितने भी
जो टिकट डिक्लेयर होंगे वो ऐसे होंगे कि हर आदमी उस पर कोई विरोध किसी को नहीं होगा और अच्छे बहुमत से हमारी पार्टी राजस्थान में वापस आएगी, दोबारा रिपीट करेगी। आप तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस इस बार आ रही है। तो राजा हमारे साथ है। राजा, जैसे हम लोग देखें बिहार में जैसे जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, तो क्या लगता है राजस्थान में भी आने चाहिए? जिस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, तो क्या राजस्थान को भी, अब राजस्थान की सरकार को भी ज़रूरी है कि अब उनके पास भी जनगणना के आंकड़े होना चाहिए, जातीय जनगणना के आंकड़े होने चाहिए? सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने कह दिया है कि जो है जातीय जनगणना हम जो है करवाएंगे, लेकिन ऐसे समय पे कहा गया है जब चुनाव जो है सर पर है और दिसंबर में जो है नतीजे भी आ जाएंगे और जातीय जनगणना करवाने में कम से कम 3-4 महीने या अमूमन 6 महीने लग ही जाएंगे। तो अभी नहीं कह सकते हैं कि अगली बार जो है कांग्रेस बिल्कुल आ ही रही है। तो ये कांग्रेस का कहना है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, कर्नाटका में भी बात चल रही है, जहाँ जहाँ इवन कमलनाथ ने भी कहा है कि हम जो है जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जब आपकी सरकारें जब मतलब चुनाव सर पर है और सरकार जब पता नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, रिपीट होगी नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान का देखा जाए पिछले कुछ दशकों से तो ये प्रयोग उनका चाहे एक्सपेरिमेंट कि 5 साल बीजेपी को रखना है, 5 साल कांग्रेस को रखना है, तो उस हिसाब से तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कि हमारे साथ भंवर सर है, ताराचंद जी हैं, कि इस बार जो है पिछली बार जैसे पिछले चुनाव का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इस बार मुश्किल फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो जातीय जनगणना देखिए क्या होता है। 2011 में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाया था, लेकिन 11 में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जातीय जनगणना के नतीजे घोषित नहीं किए। अब राहुल गांधी जो है पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम हमारे केंद्र में सरकार बनेगी तो हम नेशन वाइड जातीय जनगणना करवाएंगे। तो ये सब अभी कहने की बातें हैं। जब सरकार में आप होते हैं, जब आपके हाथ में होता है कि आप जातीय जनगणना करवा ले। बिहार में देखिए उन्होंने जो है कहा और किया, और अब उनके पास हाथ में जो है एक तरह से कहा जाए कि पूरे देश में एक उदाहरण दिया गया है कि 1931 के बाद पहली बार बिहार ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे लोगों को पता है कि वहाँ पे किस जाति के कितने लोग हैं। अब अगला स्टेप ये होगा कि भैया किस जाति के पास कितने संसाधन हैं, फिर उसका बंटवारा कैसे हो। तो ये सब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में गायों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, वहाँ जातियों की गिनती नहीं हो रही, जहाँ पर जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। ये उम्मीद है कि कांग्रेस अगर आए तो सिर्फ जुबानी जो है जुमला ना रह जाए, जातीय जनगणना ज़मीन पे हो और सबको पता चले कि किसकी कितनी संख्या है, और उसी हिसाब से देश के संसाधनों पर जो है सबको अधिकार मिलना चाहिए। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और अभी तक जो है ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जल्द से जल्द हो, मैं तो यही कहूँगा। शुक्रिया। बिल्कुल, मैं वापस भंवर जी आपके पास आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भी मैनिफेस्टो निकाला है, तो क्या लगता है आपको कि ये जातीय जनगणना राजस्थान में इस बार मुद्दा बनेगा? क्योंकि बिहार ने तो जारी कर दिए अपने आंकड़े, क्या राजस्थान में भी होना चाहिए और ये मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही ये मुद्दा तो बन गया है, क्योंकि राजस्थान में भी जातीय जनगणना की मांग अलग अलग स्तर पे लोग उठाते रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस ने देर की, लेकिन उनके रायपुर अधिवेशन में वो सैद्धांतिक रूप से इस सहमति पे पहुंचे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, फिर बिहार का हम उदाहरण देखें तो वहाँ जो कानूनी दाव पे चले और एक बार रोकी गई, फिर अंत में हुई वो जनगणना। कांग्रेस जैसी जो पार्टियां होती है उसमें बहुत तरह के लोग शामिल रहते हैं, और बहुत मुश्किल वहाँ ये होती है कि सोशल जस्टिस के जो मुद्दे हैं उनको पटरी पे लाना बड़ा कठिन सा एक चीज़ रहती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब से जातीय जनगणना की बात राजस्थान में भी हुई है, तब से जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है पूरी, और ख़ास तौर पे जो सांप्रदायिक पोलराइजेशन की कोशिश वो कर रहे थे कि भाजपा को ख़ास तौर पे कि ये कितना भी विकास करा ले कांग्रेस या कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अंत में ये इस बात पर ये कमज़ोर पड़ जाएंगे कि हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे, और कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जाति जनगणना या जाति सर्वे की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि वो पूरा हिंदुत्व की राजनीति को उस गुब्बारे में पिन चुभाने का काम ये जाति गणना वाली बात, क्योंकि
ये भी सबको मालूम है कि अब चुनाव आ चुके हैं, ये सरकार वो नहीं कराएगी, लेकिन शायद इसको अब तक कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से इसलिए भी टाले रखा कि आप जाति जनगणना तभी तो करा पाएंगे ना जब आपकी सरकार। बिल्कुल, अब मैं आपके पास आऊँगी ताराचंद जी, क्योंकि जो मैनिफेस्टो निकाला है आपने, भंवर जी ने, जिस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग का एक अलग से मैनिफेस्टो आपने निकाला है इस साल, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इतनी खुशी होती तो ये मैनिफेस्टो आपको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी भूपेंद्र जी ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ चीज़ें हैं, लोग उससे खुश हैं, हमारी सरकार से खुश हैं। तो क्या लगता है आपको, सच में सरकार से खुश हैं या ना खुश होते हुए ये निकाला गया है? इस मैनिफेस्टो की अगर एक लाइन अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है मोटे अक्षरों में कि हक है खैरात नहीं। सरकारें जो भी चीज़ें लेकर आती है वो उनके माइंड में रहता है कि हम एहसान कर रहे हैं लोगों पर। तो ऐसी जो समुदाय के, जो राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो ये एहसास करवाना चाह रहे हैं सरकारों को कि भाई आप कुछ भी लेके आ जाओ, हमें जो पसंद होगा वो हम लेंगे, और हमें जो पसंद है वो ये है। तो ये मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी गई है वो सारी चीज़ें समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की बातें हैं। वो सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी लेके आए, अगर उन चीज़ों में भी अगर जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की अगर कोई चीज़ें हैं तो हमें स्वीकार है, पर वो चीज़ें हमें स्वीकार नहीं है जो हमारे इन चीज़ों से हटकर है। जो हमें रोज़गार से, अगर हमें रोज़गार उपलब्ध करवाने वाली बात अगर उनके मैनिफेस्टो में नहीं है तो हमें वो स्वीकार नहीं है। अगर उनके मैनिफेस्टो में अगर वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे संपूर्ण विकास की अगर बात करते हैं, तो ये जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो एक लाइन है, एक आईना है सरकार को, जो भी चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उन सब के लिए कि भाई समुदाय के लोगों को ये चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी किन चीज़ों से हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है, किन चीज़ों से हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं, उनको प्रमोशन और प्रोटेक्शन मिल सकता है, क्या चीज़ें हैं, क्या काम आप कह रहे हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में जो एट्रोसिटी जो नंबर 1 पे है, एट्रोसिटी के जो आंकड़े हैं वो घटकर नीचे आ सकते हैं। ये सारी बातें इस कागज़ में लिखी गई है। एक सामान्य चीज़ नहीं है, एक आईना है, एक रेखा है जो हमने राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने खींची है, और शायद भंवर जी ने शेयर की होगी पहले कुछ चर्चाओं में आप लोगों के साथ में, कि राजस्थान में एक विशेष काम जो एक्सलेंट जो वर्क इस बार करने जा रहे हैं कि हम तो मैनिफेस्टो के साथ में राजनीतिक पार्टियों को उत्तरदायित्व बना रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो दलितों के समर्थन में है। राजा, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स आपने भी अपनी बातचीत में रखा कि एक बार कांग्रेस आती है, फिर दूसरी बार बीजेपी आती है, तो वहाँ पे इस तरह से रहता है, और दूसरी अब नई पार्टीज़ आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो दूसरी पार्टीज़, जिसको कहते हैं कई बार कि वोट भी काट सकती हैं, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को भी हो जाए, तो क्या लगता है इस बार की राजनीति आपको देखकर कि क्या होने जा रहा है इस बार राजस्थान में? कितना फ़र्क पड़ेगा दूसरी पार्टीज़ के आने से? देखिए, एक तो आदिवासियों को डेडिकेटेड पार्टी आई है बाप, उसने जो है मतलब जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व किया है वो ज़मीन पर जो है काम कर रही है, लगातार जो है आदिवासी समुदाय के लोगों से मिल रही है, वहाँ पर जाकर चुनाव से संबंधित और उनके हक अधिकार से संबंधित बातों को वहाँ पर रख रही है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल हैं, उसके बाद जो है बीएसपी है, एएसपी भी इस बार आ रही है। तो हनुमान बेनीवाल जो है उन्होंने लोकसभा में भी जो है अपने बलबूते जो है गए, और लोकसभा में भी जो है उन्होंने अच्छा काम किया। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे लगा कि उन्होंने मतलब कई सारे सवाल ऐसे उठाए किसान से रिलेटेड, उनके हक हकूक़ से रिलेटेड, जो बहुत ही जो है मतलब वाजिब सवाल थे। और बीएसपी की जो मतलब पहले भी बीएसपी के जो है विधायक जो जीते थे चुनाव में, पिछले चुनाव में, वो इसमें शामिल हो गए। शायद 6 विधायक थे, 6 के 6 शामिल हो गए। तो अभी देखना है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव में है, लेकिन अगर आप देखेंगे हाल ही में जैसे चंद्रशेखर ने यात्राएं की हैं और लगातार अभी वो कर भी रहे हैं, तो उसमें भीड़ तो आ रही है, लेकिन अब वो भीड़ वोट में कैसे तब्दील होती है वो तो अब आने वाला चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन मेन लड़ाई जो है अगर आप देखें राजस्थान में शुरू से ही और अभी भी जो है जो ट्रेंड रहा है वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की रही है लड़ाई।
और इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी की है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है जो इस बार कई जो है राजनीतिक एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इस बार की जो लड़ाई है वो, और हर बार जो चुनाव की जो लड़ाई होती है वो पिछली बार से अलग होती है। तो इस बार शायद राजस्थान कहा जा रहा है कि इस बार जो है नए नतीजे दे सकता है कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इस तरह से ना होकर कुछ नया देखने को मिले। जैसे भंवर सर ने कहा कि हम, तो कई सारी चीज़ें जो है भविष्य के गर्भ में हैं, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा, क्योंकि कई सारी चीज़ें कांग्रेस ऐसी हुई हैं जो नाराज़गी वहाँ की जनता में दिखाई देती है। भंवर जी, आप जब ये मैनिफेस्टो के लिए गए थे, आपने कहा कि कई कई राज्यों में कई कई किलोमीटर आप इसके लिए गए, कई लोगों से मुलाकात की। तो जब आपने लोगों से मुलाकात की तो आपको क्या लगा कि राजस्थान में अभी अपने इतिहास में उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं और आपको अपना अलग से मैनिफेस्टो लाना पड़ा कि वो जो है सरकार है उसको अपनी शामिल करें, अलग अलग सरकारें हैं उस मैनिफेस्टो को शामिल करें। तो क्या चीज़ें उसमें आपको लगी बेसिक? मुझे लगता है कि ये अलग से मैनिफेस्टो लाने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं है। चुनाव के दरमियान ये प्रक्रिया सब लोग चलाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाती है, लोग अपना ज्ञापन वगैरह सौंपते हैं, अपने मुद्दों को शामिल कराने के लिए तौर तरीके ढूंढते हैं। क्योंकि जो सक्षम समाज है वो फ़ोन पर भी अपना मुद्दा लिखवा देते हैं और वो मैनिफेस्टो में आ जाता है। लेकिन हमें लगा कि हमारे लोगों में वो सक्षमता नहीं है कि वो घर बैठे या एक दो जगह पे ज्ञापन दे करके अपने मुद्दों को शामिल करवा पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि एक संगठित प्रयास होना चाहिए, सामाजिक प्रयास होना चाहिए, और उसके लिए अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान बना, जो कि एक अभियान है, कोई संगठन नहीं है नया, लेकिन ये इस विधानसभा चुनाव से लगा करके लोकसभा चुनाव तक है। हम दोनों चुनावों में अपने मुद्दों को लेकर के अपने मैनिफेस्टो बनाएंगे, ये हमारा पहला एक लक्ष्य था। दूसरा, इसका एक मसौदा बनाया गया। वो मसौदा एक 7,000 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हुए 50 जिलों में 100 संवाद करके अंत में एक जनमंच किया गया, और उस जनमंच में जो मसौदा ले गए थे, उस मसौदे में जो सुझाव आए, उन सुझावों को इसमें कंपाइल करते हुए फाइनली ये एक मैनिफेस्टो निकल करके आया, जिसको जयपुर में जारी किया गया और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुला करके उनके सामने भी इसको रखा गया। तो ये प्रक्रिया है इसलिए की गई कि एक तो हमारे समुदाय का एक राजनीतिक शिक्षण होना चाहिए। केवल चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है, या आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं तभी आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अगर आप शामिल होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो ये हम अपने समाज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राजनीतिक चीज़ में कैसे शामिल रह सकते हैं, बिना चुनाव लड़े भी अपने मुद्दों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस अभियान के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको कोई पार्टी नहीं बनानी है। हम पूर्णतः सामाजिक लोग हैं, लेकिन हमारा एक्ट जो है वो पूर्णतः राजनीतिक है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत हाईली पॉलिटिकल एक्शन कर रहे हैं इसके जरिए, लेकिन हम गैर दलीय, गैर निर्वाचन की राजनीति के लोग हैं। और इसके ज़रिए हमने ये पाया कि हम जितने लोगों के बीच गए, लगभग 10,000 लोग इस 100 संवादों में हमारे बीच में रहे होंगे, जिनसे हम डिजिटली भी मिले, फिजिकली भी मिले, और उसके ज़रिए जो बातचीत हुई उसने पहली बार राजस्थान में अपने मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही। आप कोई भावनात्मक मुद्दा उछाल दो, कुछ और चीज़ कर दो, हम उसमें आने वाले नहीं हैं। हम हमारे ये मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे पॉलिटिकल पार्टी बात करे। आप केवल जय भीम का नारा लगा देंगे, मंच पे आ जाएंगे, 4 योजनाएं बाबा साहब के नाम की कर देंगे, उससे हम संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। हमको 18% आबादी के हिसाब से हर चीज़ में 18% भागीदारी चाहिए। ये इस मैनिफेस्टो का एक उद्घोष है, और इसीलिए इसकी टैगलाइन भी है कि ये हमारा हक है, ये किसी का दान नहीं है, खैरात नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। पीएम ने आकर के वहाँ अजमेर में एक भाषण दिया कि फ्री बीज चल रहा है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ नहीं है, ये हम सब लोगों के जो टैक्स से जो पैसा आता है उससे चीज़ें की जा रही है। कोई 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा है तो कोई रेवड़ी नहीं बांट रहा है, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है।
तो हम इतनी छोटी चीज़ों में, बड़े चीज़ों में अपना सहभाग मांग रहे हैं इसके ज़रिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये केवल घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लोगों का पॉलिटिकल प्रशिक्षण कर रहे हैं। हम लोकतंत्र पे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और हम निर्वाचन की राजनीति में बिना चुनाव लड़े भी अब उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को अकाउंटेबल बना रहे हैं कि वो आए और हमारे मुद्दों पे बात करें, न कि पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे उछाले और हम उस पर बात करें। इसके लिए ये घोषणा पत्र एक तरीके से बनाया गया। शुक्रिया। ताराचंद जी, आपके पास आऊँगी। इस तरह के जो मामले हो रहे हैं अलग अलग जगह, सभी जगह इस तरह के मामले हो रहे हैं एट्रोसिटी के, कहीं पर ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे कम आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा भी हम लोग उस पर पूरी तरह से मतलब सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं वो वही मामले आते हैं जो रिकॉर्ड में रहते हैं। बाकी ऐसे कई सारे मामले जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो क्या लगता है कि लोगों को लीगली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्या वो कर सकते हैं, और किन किन मामलों पर, जैसे मतलब जो छोटे से छोटे मामले पे भी कहाँ कितना जा सकते हैं वो? हर जो मामला है वो कानून से जुड़ा हुआ है और कानून की समझ और कानून की जानकारी लोगों में होनी चाहिए। और जो हर चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई एक स्टेप होता है। एट्रोसिटी एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज होनी तो उसकी एक जगह तय है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा उसकी एक जगह है, किस कोर्ट में मुकदमा चलेगा उसकी एक जगह। तो वो सारी चीज़ें कानून में लिखी हुई है। सवाल सरकारों से ये है कि सरकारों को अत्याचार के मामलों में जो रिएक्ट करना चाहिए था, पॉजिटिव एक्शन, जो टाइमली रिएक्शन उनका होना चाहिए था, टाइमली एक्शन जो उनका होना चाहिए था वो समय पर नहीं रहा। अगर हम बात करें राजस्थान में हत्याओं के मामलों की बात करें, नंबर ऑफ मर्डर केसेस हुए हैं। कानून ये कहता है कि जो मरा है परिवार का आदमी, अगर उसके पीछे अगर कोई लोग हैं जिनका पेट पालन उस आदमी की वजह से होता था, तो सरकार उन बच्चों के एजुकेशन की बात करेगी। अगर उसके कोई ऐसे लोग हैं जिनके खाने की व्यवस्थाएं अगर करनी है तो सरकार उनके खाने की व्यवस्थाएं करेगी। 100 के करीब हर साल हम देखें तो 100 अबो या 100 अंडर 100 मामले मर्डर के रहे। पर आपका जो एक्शन रहा कि हम पीड़ितों को, जो आश्रित लोग हैं, उनको टाइम पे उनको रोज़गार देंगे, उनको हम पेंशन देंगे या उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करेंगे, ये एक्शन सरकार का बहुत कम रहा। मतलब जिस नंबर पे अत्याचार हुए उस नंबर पे एक्शन नहीं हुआ, ये एक नाराज़गी है। और मीना जी, मैं कहूँगा कि ये सीढ़ियाँ हैं आपके ऑफिस से, अगर मैं नीचे जाता हूँ सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों पे ऐसी 4 जगह हैं जिनसे हर आने जाने वाले आदमी के चोट लग सकती है। और आपने नीचे जा कर के एक मलहम रख दिया कि आप वहाँ से चोट खा कर आइए और ये टूप लगा के आप चले जाइए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जिन चीज़ों से हमारे चोट लग रही है आप उनको क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? राजस्थान में अगर मैं बात करूं, और ये सिर्फ सरकार पे सवाल नहीं है, तमाम सरकारों पे सवाल रहा है कि उन्होंने कास्ट एट्रोसिटी जो हुई है होने के बाद के एक्शन तो आपने शुरू कर दिए। अत्याचार नहीं हो उसकी रोकथाम के लिए क्या मैकेनिज्म आपने बनाया, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में क्या पूरे देश में नहीं हुआ ये काम। एट्रोसिटी एक्ट जो है स्पष्टली ये कहता है कि सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो अत्याचार रोके, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएगी, उसके लिए कोई स्कीम लेके आएगी, उसके लिए कोई बजटरी प्रोविज़न वो लेके आएंगी। ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा। आपने सिर्फ सीढ़ियों पे कीले ठोक दी और नीचे मलहम की ट्यूब रख दी कि चोट खा के जाओ और लगा के मस्त हो जाओ भैया। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये नाराज़गी है। शुक्रिया। आखिरी सवाल राजा आपके पास लेना चाहूँगी मैं। राजस्थान का जो भी रिजल्ट रहेगा, कोई भी आए, कोई भी सरकार आए जाए, क्या ये 24 में होने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उस पर असर डालेगा या उसी का एक फैसला कर देगा? 18 के लास्ट में ऐसे ही जो है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का सबका नतीजा आया था। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन 6 महीने बाद 2019 में जब चुनाव हुआ, मई में जो नतीजे आए, तो बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर आ गई। बीजेपी या एनडीए कह लीजिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो है जो विधानसभा जो नतीजे आएंगे वो लोकसभा नतीजों में तब्दील होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। विधानसभा में जो राज्य के चेहरे होते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, तमाम तरह की जातीय जो है गठबंधनें होती हैं, तमाम तरह के जो है रिलीजियस जो है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो इस बार लग रहा है कि अभी देखा जाए तो राजस्थान में लिंचिंग के मामले भी कई सारे हुए हैं। और हाल के अगर देखा जाए तो का जो मामला है
उस पर भी जो है कई सारे सवाल उठे कि जैसे गहलोत सरकार को शुरू में एक्शन लेना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम क्या करें। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बताया भी कि हमारे जो पुलिस कर्मी थे वो हरियाणा गए थे, लेकिन उनके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए गए। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब चूँकि अब अल्पसंख्यकों के पास इस देश में सबसे बड़ा एक कह लीजिए कि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि अल्पसंख्यकों के पास जो है एक ऑप्शन अपना जिसको कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि चलिए कि हाँ, दलितों के पास एक अपना लीडरशिप है, सवर्णों के पास अपना लीडरशिप है, ओबीसी लीडरशिप है, लेकिन देश में जो है अल्पसंख्यकों का लीडरशिप नहीं, और उनका प्रेशर ग्रुप भी उस तरह से नहीं क्रिएट हो पा रहा है, जिस वजह से जो है उनके मुद्दे भी कई बार छूट जाते हैं। और मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई अल्पसंख्यक से जुड़ा मामला है, कोई जातीय उत्पीड़न, महिलाओं से जुड़ा मामला है, अभी आप कह रहे हैं कि 33% जो है रिजर्वेशन मिलेगा आने वाले चुनाव में लोकसभा में, अब वो भी कभी कहा जा रहा है कि उसमें 10 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। मेरा कहने का मतलब है सब छोड़िए, आप इसी चुनाव में दे दीजिए ना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। आप कहिए कि हम 33% या 40%, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि हम 50% देने के लिए तैयार हैं, 50% महिलाओं को मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए और देना, दोनों में तो अंतर है। तो आप 50% दे दीजिए कि हमारे जितने भी एमएलए कैंडिडेट होंगे 5 राज्यों में, वो 50% जो है उसमें महिलाएं होंगी, और उसमें सब कोटा भी होगा, कोटा अंडर कोटा। क्योंकि ये बात सही है कि इस देश में दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, ओबीसी महिलाएं हैं, महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव में कई सारी चीज़ें कही जाती हैं, कई सारी चीज़ें जो है वादे किए जाते हैं, ज़मीन पे कितना उतरता है वो तो देश की जनता ही जान रही कि आज भी 80 करोड़ लोग जो है, कहा जा रहा है कि कई सारे आंकड़े भी आए कि 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग जो है लाइन में लगते हैं। तो ये तो देश की सिचुएशन है, और इसमें तमाम तरह के वादे हैं। हमेशा कभी एमएलए का चुनाव हो रहा है, कभी एमपी का चुनाव हो रहा है, तमाम तरह के चुनावी वादे हैं। लेकिन ज़मीन सूरत जिस तरह से बदलनी चाहिए थी, अभी वैसी बदली नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। शुक्रिया। आप सब अभी जो सुन रहे थे वो द मूक नायक पर उसका पहला पॉडकास्ट सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जो गेस्ट थे उनकी बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अभी तक आपने द मूक नायक का चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट जो है आपको मिलती रहे। क्योंकि आज जो पहले पॉडकास्ट में हमने बात की है वो राजस्थान में होने वाले चुनाव पर पूरी बातचीत रखी गई है। मीना कोटवाल के साथ आप सुन रहे थे द मूक नायक। शुक्रिया।